जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के विस्तार, वैदिक सभ्यता के काल के आधार पर किस प्रकार वर्णन किया गया और वैदिक सभ्यता में के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक सभ्यता को टाइम पीरियड, मतलब टाइम के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किए हैं। तो टाइम के आधार पर वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटे हुए हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो असल में देख लेते हैं वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना रहा। तो वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर वो 600 BC तक, कितना BC तक, 600 BC तक का वैदिक का टाइम क्रम रहा। और उसी के आधार पर वैदिक सभ्यता को दो भाग में डिवाइड किए, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC तक और उत्तर वैदिक काल का 1000 BC से लेकर 1500 BC है। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि वैदिक सभ्यता का विस्तार किस प्रकार से था, वैदिक सभ्यता का फैलाव कहाँ कहाँ थे, इन सब के बारे में मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। और क्योंकि चित्र के माध्यम से समझने पर एक बार जो चीज़ समझ जाते हैं वो कभी ना भूलते हैं। इसीलिए देखते हैं ये भारत की मानचित्र है। भारत की मानचित्र में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले बात ये भाग हो गया इसका उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में ये हो गया हिमालय रेंज, ये हो गया हिमालय रेंज। हिमालय रेंज ऐसे फैला हुआ है। तो हिमालय, उत्तर में हिमालय तक, पूरब में यमुना, ये हो गया यमुना नदी, ये हो गया यमुना नदी। ऐसे जाके फिर यहाँ से गंगा में मिलता है। तो यहाँ से ये गंगा नदी में मिलता है। तो पूरब में यमुना तक और उत्तर में हिमालय रेंज। पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में अफगानिस्तान तक, देखिए ये अफगानिस्तान तक है। तो अवरेस्टन लिया जाता है तो ये अफगानिस्तान तक है। और दक्षिण में यमुना के समांतर, यहाँ से यमुना रिटर्न हुए तो यमुना के समांतर, इस प्रकार से है। और किन किन देशों में फैला हुआ है तो दोस्तों, जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैले हुए थे, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक वैदिक सभ्यता भी 3 भागों में फैला हुआ है। और इन वैदिक सभ्यता के संस्थापक हम लोग कल के वीडियो में पढ़ लिए थे। वो कौन थे? आर्य लोग। और आर्य आए किधर से थे? तो आर्य लोग जो आए थे वो मध्य एशिया, ये एशिया वाला भाग है। इधर यदि इसको बढ़ाएंगे तो ये ऐसे यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो ये एशिया वाला है। तो मध्य वाले भाग और हिमालय रेंज से इस साइड घूमने के बाद इस साइड से क्या हुए थे, वो आए हुए थे भारत एंट्री किए थे। और इस प्रकार से इसका फैला हुआ था। फिर और इसी को हम, इस मानचित्र को फिर से हम देख लेते हैं। ये तो देख लिए पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हुए, फिर से इसका थोड़ा सा भाग क्या हुए और बिहार की तरफ, बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ इसका क्षेत्र विस्तार होते हुए गंगा के मैदान की ओर बढ़ा। इतना भाग ये हो गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, इसका विकास हुआ। तो आप मानचित्र भली भांति समझ गए। उत्तर में हिमालय तक, पूरब में यमुना तक, दक्षिण में यमुना के समांतर और पश्चिम में अफगानिस्तान तक आप देख लिए। इसके बाद हम लोग आज देखते हैं सामाजिक जीवन। राजनीतिक से पहले हम लोग सामाजिक देख लेते हैं, इसके बाद राजनीतिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सामाजिक जीवन, वहाँ जो सबसे छोटी इकाई जो थे वो थे परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या? परिवार। और वहाँ भी थोड़ा दास प्रथा चलने लगे थे। और समाज में जो वर्चस्व था, जिस प्रकार से हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उसमें क्या था, मातृसत्तात्मक था। लेकिन वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक हो जाते हैं और परिवार जो है वो संयुक्त रूप से रहते हैं। तो सामाजिक जीवन
पूरा साधारण सा जीवन था, क्योंकि एक अब जो कहाँ विकसित सभ्यता और यहाँ आके वैदिक सभ्यता में क्या हो गए, वो कृषि आधारित एवं पशुपालन पे आधारित हो गए, जिसके कारण से ये सभ्यता एक सिमट कर रह गए, छोटा से भाग में एकदम सिमट गए। तो फिर अब इसका क्या देखते हैं, राजनीतिक जीवन, वहाँ की राजनीतिक जीवन क्या रहे, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो उनका राजनीतिक जीवन रहा वो कबीलाई जीवन रहा, मतलब कुछ कुछ जन समूह आपस में मिलकर रहने लगे और कबीला बनाकर रहने लगे, इकट्ठा रहने लगे, और इसे ही जन कहा गया। और वैदिक सभ्यता में जन का काफ़ी महत्व है, क्योंकि ऋग्वेद में जन को 275 बार वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितने बार वर्णन किया गया है? 275 बार वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद को चलाने के लिए एक राजा बनाया जाता था, जिसे राजन कहा जाता था, और राजा के सहायता के लिए समिति होते थे, विदतगण या पुरोहित होते थे। उसका जो सबसे सहायक होते थे वो पुरोहित होते थे, और पुरोहित उस टाइम में विश्वामित्र ये सबसे प्रसिद्ध पुरोहित थे। वो क्या थे? सबसे प्रसिद्ध पुरोहित थे। तो समिति जो होते थे उसमें क्या होते थे? आम सभा होते थे, और आम सभा में पुरुष के साथ साथ महिला भी क्या करते थी? भाग लेती थी। इसके बाद सभा जो होते थे वो कुलीन वर्ग जो वहाँ थे, उच्च वर्ग के द्वारा चलाया गया संस्था क्या सभा कहलाया। सभा के बाद विद का मतलब क्या होता था? जब राजा या उसके सहयोगी जब क्या करते थे, कहीं जाकर दूसरे कबीला से लूट के लाते थे, तो उनका बंटवारा या कुछ उपज हुए तो उन सबको सभी जनों में बंटवारा करते थे, किसके द्वारा? विद के अंतर्गत आते थे। और उसका जो एक सहायक थे, गण थे, वो गण थे। कुलीनों की जो सभा होते थे उसे कुलीन की सभा को क्या कहते थे? गण कहते हैं। और बलि जो होते हैं कर व्यवस्था थी, जैसे आज की कर व्यवस्था जीएसटी है, ठीक उस टाइम में जो कर व्यवस्था चल रहा था, तो वो कर व्यवस्था क्या था? बलि था। और बलि कर व्यवस्था एक ऐसा कर व्यवस्था था कि वहाँ की जो नागरिक है वो नागरिक क्या थे? स्वेच्छा से वो कर दे रहे थे। स्वेच्छा से जो कर दे उसे क्या कहते थे? बलि कहते हैं, बलि। और राजनीतिक में न्याय का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, तो न्याय की व्यवस्था न के बराबर थे, कहीं नहीं उल्लेख है। हम कहें कि पुरोहित वर्ग सबसे महत्वपूर्ण थे, और राजा की सबसे ज़्यादा सहायता कौन करते थे? पुरोहित वर्ग। और इसीलिए राजा पुरोहित के हमेशा लगाव से रहते थे, उसके नज़दीकी से रहे। और इसके अलावा कुछ और भी अधिकारी थे, जैसे कि सेनापति या सेनानी, ग्रामणी, वर्जपति या अन्य कुछ अधिकारी थे जिसकी सहायता से क्या कर रहे थे? राज चला रहे थे। इससे तो ये पता चल रहा है कि राजा के पास जो था अपना पूरा अधिकार नहीं था, क्योंकि राजा आश्रित थे समिति, सभा, इसके बाद गण और सेनापति, ग्रामणी, इन सब पर आधारित थे। राजा को कोई विशेष अधिकार नहीं मिला हुआ था। राजा सिर्फ उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, सही तरीका से सुचारू रूप से चलाने का काम कौन कर रहे थे? वो राजा कर रहे थे। अब देखते हैं हम लोग आर्थिक जीवन। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा रहा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आर्थिक जीवन में जो जीवन यापन का जो प्रमुख आधार था वो था पशुपालन करते थे। और पशु में सबसे महत्वपूर्ण पशु जो था वो था गाय। और गाय को उस टाइम में अघन्या कहते थे। गाय को क्या कहते थे? अघन्या। और इसका जो है ऋग्वेद में 176 बार वर्णन किया गया है। उस टाइम में गाय के अलावा घोड़ा को पालते थे, और घोड़ा को किस काम के लिए? तो रथ चलाने के लिए। उद्योग तो नहीं के बराबर था, पर छोटा छोटा जैसे औद्योगिक कार्य चल रहे थे, जैसे बढ़ईगिरी, रथगिरी। बढ़ई मतलब छोटा छोटा, जैसे कि
सोने के लिए पलंग या कुछ कुछ लकड़ी के काम के लिए बढ़ई का काम होता था, और रथगिरी जो यातायात के साधन गाड़ी निर्माण करने के लिए किया जाता था। व्यापार जो होता था वो वैश्विक स्तर पर, जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार क्या हो रहे थे, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होते थे, पर यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ व्यापार नहीं होता। यहाँ जो व्यापार हो रहे हैं वो आंतरिक स्तर पर ही व्यापार हो रहे हैं। तो यहाँ केवल आंतरिक स्तर पर व्यापार हो रहा है, और इस टाइम में मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब मुद्रा का खोज नहीं हुआ है। अब देख रहे हैं हम लोग इसका क्या है, धार्मिक जीवन, वो कौन से धर्म को मानते थे। तो असल में जो वो धर्म मानते थे वो प्राकृतिक पूजन, वो प्रकृति को काफ़ी महत्व दे रहे थे। आर्य सब जो है वो क्या है, प्रकृति को काफ़ी महत्व दे रहे थे, इसीलिए वो प्राकृतिक पूजा के साथ साथ बृहदवादी थे, मतलब बहुत सारे देवता को मानते थे, एक देवता को नहीं मानते थे, ये सब बहुत सारे देवता को मानते थे। और देवता को 3 भागों में डिवाइड कर दिए थे। देवता को कितने भागों में, 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दिए। एक था अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी देवता और आकाश देवता। देवता को 3 भाग में डिवाइड किए। तो अब अंतरिक्ष देवता कौन थे, तो इंद्र, मारुति, रुद्र, वायु, ये सभी देवता जो है वो क्या थे, अंतरिक्ष के देवता थे, और सबका अपना अपना महत्व है। पृथ्वी के देवता में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, ये सब क्या थे, पृथ्वी के देवता थे। और आकाश के देवता जो थे वो सूर्य, वरुण, सविता और विष्णु थे। और इस देवता में जो इंद्र थे सबसे प्रमुख देवता थे, और इसीलिए इसे पुरंदर नाम कहा गया। और पुरंदर का अर्थ हम लोग देखें कि वो किला तोड़ने वाला, मतलब सबसे शक्तिशाली। इसके बाद मध्यस्थ देवता का काम करते थे कौन, अग्नि देवता। अग्नि देवता क्या करते थे, मध्यस्थता का काम करते थे, पृथ्वी पे से बीच में का संवाद। वो मानते थे कि अग्नि देवता जो है कोई भी काम करते थे तो हवन के माध्यम से अग्निकुंड तैयार करते थे, और उसके माध्यम से ये समझते थे कि अग्नि देवता देवताओं को पृथ्वी पर लाने का उच्चतम मार्ग है, इसीलिए अग्नि देवता को मध्यस्थ देवता मानते थे। वरुण देवता को वर्षा के देवता माने जाते थे। वर्षा, क्योंकि यहाँ औद्योगिक स्तर पर विकास नहीं हुआ था, और औद्योगिक स्तर पर विकास नहीं होने की वजह से पानी का व्यवस्था केवल मानसून पर आधारित थे। जैसे अभी भी भारत का कृषि लगभग मानसून पर ही आधारित है, ठीक उसी प्रकार से उस टाइम में भी मानसून पर आधारित थे, और वरुण को वर्षा का देवता मानते थे। और सविता को जो मानते थे वो चमकता सूरज या गायत्री मंत्र जो है, चमकता हुआ सूरज, जो काफ़ी अच्छे से सूरज खिले, इसलिए सविता को मानते थे। सविता का मतलब ही होता है चमकता हुआ सूरज। इसके बाद है सोम, जैसे कि तो सोम तो वनस्पति देवता को सोम का देवता माना जाता था। पूषण, पशु या औषधि के देवता को पूषण कहा जाता है। अश्विन हो गया चिकित्सा का देवता। तो चिकित्सा का देवता किसे माने जाते थे, तो अश्विन को चिकित्सा का देवता माने जाते थे। दोस्तों इसको क्या करते हैं हम लोग, फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो हम लोग आज अभी क्या देखें, तो वैदिक काल देखें। वैदिक काल को टाइम पीरियड के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किए। पूर्व वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC को पूर्व वैदिक काल कहे, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर 600 BC तक के टाइम पीरियड को उत्तर वैदिक काल कहें। इसके बाद हम लोग देखें क्षेत्र विस्तार में सबसे उत्तरी भाग में हिमालय, पूरब में यमुना के किनारे या यमुना के तट तक, और दक्षिण भाग में हम लोग देखें तो दक्षिण यमुना के समांतर, और पश्चिम भाग में तो अफगानिस्तान तक क्या हुआ था, आर्यों का जो एक क्षेत्र विस्तार हुआ था। तो जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार हुआ था, ठीक उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता का भी क्षेत्र विस्तार हुआ था। फिर उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखें तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग क्या देखें कि यमुना के तट तक ही था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह बढ़कर बांग्लादेश, बिहार प्रांत तक चले गया। इसके बाद हम लोग देखें इसका सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में देखे कि
के सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार के पितृसत्तात्मक थे। पितृसत्तात्मक के बाद यहाँ दास प्रथा भी चल रहे थे और संयुक्त परिवार, एक साथ परिवार सम्मिलित होकर रहते थे। इसके बाद देखे हम लोग उसका आर्थिक जीवन, और आर्थिक जीवन में देखे कि वो एक जन समूह बनाकर रहते थे जिसे जन कहते थे, और उसका नेतृत्व राजन करते थे जिसे राजा कहते थे। उनका सहयोगी थे सभा, विद्य, गण, ये सब थे। और समिति में जो होते थे आम सभा होते थे, और आम सभा में महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते थे। और महिला एवं पुरुष भाग लेने के बाद जैसे विद्ध हो गए, विद्ध में उपज या लूट वाले सामान को क्या करते थे, आपस में बांटते थे। और राजा को जो सबसे ज़्यादा सहयोग करते थे, वो सहयोग कौन करते थे, वो पुरोहित करते थे। कौन करते थे, पुरोहित करते थे। और इसके अलावा कुछ सैनिक भी इनको सहयोग करते थे। इसके बाद हम लोग देखे आर्थिक जीवन, और आर्थिक जीवन में क्या देखे तो उसका जो आर्थिक जीवन थे वो पशुपालन के बाद इसका जो महत्व थे वो गाय सबसे महत्वपूर्ण थे। और उस गाय को 176 बार ऋग्वेदों में इसका वर्णन किया गया है। उद्योग में छोटा सा उद्योग चल रहे थे, बढ़ईगिरी और रथगिरी का, और साथ में मुद्रा का खोज उस टाइम में नहीं हुए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में देखें तो वो प्रकृति पूजन के साथ बृहदवादी थे, मतलब बहुत सारे देवताओं को मानते थे, जिसमें देवताओं को 3 श्रेणियों में बांट दिए, अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी देवता और आकाश देवता। तो अंतरिक्ष देवता में इंद्र, मारुति, रुद्र, वायु अंतरिक्ष देवता कहलाया। इसके बाद पृथ्वी देवता में अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति, ये पृथ्वी के देवता कहलाए। और आकाश में सूर्य, वरुण, सविता और विष्णु, और इसका अपना अपना कुछ महत्व। जैसे इंद्र को हम लोग क्या माने, इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माने। और ऋग्वेद में जो इसका सबसे ज़्यादा साक्ष्य है, 250 बार इसका वर्णन किया गया। कितना बार, 250 बार ऋग्वेद का वर्णन किया गया है। अग्नि को मध्यस्थता का देवता माने, ऋग्वेद में इसका 200 बार वर्णन किया गया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण देवता थे वो वरुण थे। इसके बाद सविता, सोम, पूषण, ये सभी देवता थे, और इन सभी का अपना अपना महत्व रहे हैं। और अब जो है हम जो बच गए हैं उत्तर वैदिक काल, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से वैदिक सभ्यता को अगले वीडियो के बाद समाप्त करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।